अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मोहल्ले के मकीनों से और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम माफी चाहते हैं, ये जो आपने एक मोहल्ला कहा है, हाँ? ये लतीफ़ी स्ट्रीट है। अच्छा चले, आप वहाँ तशरीफ रखिए। आप चूंकि अभी हमसे पहली दफा मुलाकात कर रहे हैं, जी जी, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो मोहल्ला है ये लतीफ़ी स्ट्रीट है और सैफुद्दीन लतीफ़ी हमारे नाम से मंसूब है। अच्छा, आप तशरीफ रखिए, बैठ के बात करते हैं आपसे। बैठ, तशरीफ बहुत रखिए, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। और रजिस्टर भी हुई है ये स्ट्रीट। जी हाँ, जी सिर्फ हाँ। अपना कुर्ता दिखाने के लिए घूम रहे हैं। चले, कुर्ते की बात बाद में करेंगे, जरा आप लोग अपना तारुफ तो करवाइए। फरीद मियाँ, हमारा तो खैर सारे इलाके के लोग जानते हैं कि नाम जो है वो नवाब सैफुद्दीन लतीफ़ी है और ये स्ट्रीट हमारे नाम से ही मंसूब है। और ये है मिसेस लतीफ़ी, दुख्तर नवाब ऑफ दक्कन। माशाल्लाह, शुक्रिया। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। हाँ, वैसे माफ कीजिएगा, दक्कन का तो सिर्फ अचार ही मशहूर है। अबे ओ ऐनक वाले लसूड़े, आराम से बैठ, बात जो हो रही है वो होने दे बस। और ये जो आपके करीब बराजमान है, बशीर भट्ट इनका नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये हमारी बगल में रहते हैं। और ये है भाभी भटनी, इंतहाई मुखलिस और मोहब्बत करने वाली खातून। माशाल्लाह। लतीफी साहब, ये क्या तारुफ हुआ? मेरा मतलब है कि हम लोग आपस में सालन की कटोरियां तब्दील करते रहते हैं। ओ भाई मेरे, शॉर्ट तारुफ करवाओ। फरीद साहब, हम हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मुकीन और ये हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मस्कीन। हम किस दिन आपकी तरफ कटोरी उठा के सालन लेने के लिए गए थे? हर रोज चाचू, हर रोज। अब बैठे रहो, आपके तो पट्टे ही काम नहीं कर रहे, सारा दिन इसकी वर्जिश करते रहते हो। इतने मोटे तगड़े हैं, अब कड़ा हुआ कुर्ता पहना हुआ वो मुस्किन हो सकते हैं। और ये जो सुर्ख शर्ट जेबेतन किए हुए हैं, ये बाबर मियाँ है। ये हमारे मोहल्ले के अंदर जनरल स्टोर चलाती है। अच्छा जी, आप सीधा कहें, ये आपको उधार सौदा देके आपका घर चलाते हैं। देखो जरा। अबे अपनी जुबान अपने मुंह के अंदर आप रखिए। भी जुबान अपने मुंह के अंदर रखो, मैं आपको बता दूं। ऐसा बोलो। ये एक मिनट सब्र करो, क्या बोलते हो तुम लोग? क्या मजाक बनाए हुए हैं? ये आपका एक मुहज़्ज़ब प्रोग्राम है, आप क्यों ऐसे लोगों को बुला लेती है साथ? भाई लतीफ़ी मियाँ, आप भी और चुगताई साहब, आप भी जरा तहम्मुल से काम लें। अच्छा, अपनी नशिश पर जाके तशरीफ रखिए। ये तो इस तरह करेंगे तो फिर ये तो यहाँ पे फिर बैठना मुहाल होगा। अच्छा, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। चुगताई साहब, आप इनको कहिए पहले बैठिए। चुगताई साहब, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी। ये तशरीफ बैठेगा तो मैं बैठूंगा। रखिए। आप अब बैठो चुपताई। बैठे बैठे बैठे। बैठे लतीफी भाई, आपकी हवा को नहीं छू सकता मेरे होते हुए कोई। आप आगे ना करें ना फिर। आप बैठे। लतीफ़ी साहब तशरीफ रखिए। आप बैठिए ना, घूंघट निकालिए ना, बैठिए। घूंघट निकालिए आप प्लीज। बैठे बैठे। अब तो बैठ जाइए, घूंघट निकल गया। दीवार से आगे हो जाए, इसमें करंट भी है। बैठे बैठे। लतीफ़ी साहब तशरीफ रखिए, तशरीफ हम ये रखिए। बता रहे थे आपको, तहम्मुल से बात करते हैं, आराम से। देखिए देखिए, हम नहीं चाहते कि अभी ईद के दिन गुजरे हैं, खुशियों का त्यौहार था, हम नहीं चाहते कि हम दस्तों गिरे वहाँ। मगर मुझे ये बताइए कि एक ही जगह रहते हुए आप लोग क्यों दस्तों गिरेबां हैं? असल में बात यह है फरीद मियाँ कि सांप को जितना मर्जी प्याले भर भर के दूध पिलाएं, वो डसता जरूर है। अपनी तुम्हारी रोटी पूरी नहीं होती तो तुमने दूध कहां से पिलाना है? मैं एक हवाला दे रहा हूँ, वो क्या मुकामी जुबान की एक कहावत है। वो सांपों के पूत मीत नहीं बनते, बेशक चुलियों में दूध पिलाएं। वो वाली बात कर रहे हैं। वो वाली बात। उर्दू में जरा मसाल लंबी हो गई लतीफी साहब। भाई हम मुकामी जुबान नहीं जानते तो इसमें हमारा क्या कसूर है। देखिए बात क्या है फरीद मियाँ, हम तो खुद चाहते हैं कि जब हम एक जगह एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारें। मगर कुछ लोग जो कि मोहल्ले के विलन होते हैं, यानी आप उनको लतीफी स्ट्रीट का अमरीशपुरी भी कह सकते हैं और साथ उनकी बगल में शक्ति कपूर भी हो सकता है। जुबान को लगाम दो लतीफी, मैं तुम्हें बता दूं, जुबान को लगाम दो। ऐसा बोलो। ये देखिए, अगर ये अपनी आवाज ऊंची करेंगे
तो हम गुस्से में फिर अपनी कुर्सी उठा के इधर आ जाएंगे। ये हम बता देते हैं आप। लतीफी भैया, लेकिन आप भी तो इशारों कनायों में कुछ इशारा ऐसे कर रहे हैं उनकी तरफ। भाई हम उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम तो अपनी विपता सुना रहे हैं। अच्छा, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। यही ना कुर्सी डलवा दे। नहीं नहीं, वहीं पे बैठिए, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। हम ऐसे लोगों के करीब बैठना ही नहीं चाहते। छोड़ दो मोहल्ला, इसलिए तो मोहल्ले में हो। बैठे बैठे बेफिक्र होके मैं बैठे। हूँ। बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठिए ना यहाँ। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। एक हमारी तबीयत का मसला है, एक आपके घूंघट का मसला होता है। आज तबीयत खराब होगी। अब्बू छत पे चढ़ के आज आपने फायरिंग करनी है। देखो जरा। बेटे कैसी बातें कर रहे हो? ये इसी तरह के होछे लोग ही हैं। हाय। ये इसी तरह फायरिंग से और अपनी गाड़ियों से लोगों को डराते हैं। मगर आप उनको सांप क्यों कह रहे हैं? भाई बात यूं है कि हमें कहने लगे कि हमारे वेड़े से वो हमारे बकरे डरते हैं, आप हमारे बकरे अपने सहन में बांध दीजिए। अच्छा, चुगताई साहब कहते जी हैं। हाँ, इन्होंने हमें खुद कहा। हमने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आपका अपना घर है, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर क्या इनकार। तो हमने कहा बांध दीजिए। फरीद मियां, 6 दिन इनके बकरे हमारे घर के अंदर बंधे रहे। जब इन्होंने ज़िबा किए, हाँ, एक बोटी नहीं हमारे घर तक पहुंची। तो आपने खुद कुर्बानी क्यों नहीं की? ये तो आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। यही तो जुल्म हुआ। देखिए, हमने इनके बकरों के साथ सेल्फियां बना के सोशल मीडिया पे भी डाल दी। हाँ। वो हमारे रिश्तेदारों ने देखा कि लतीफी भाई ने 3 बकरे माशाल्लाह कुर्बानी दी है। वो सारे हमारी तरफ आ गए कि चल के बारबेक्यू करते हैं, और आगे हमारे घर में आलूओं वाली टिक्कियां बनी हुई हैं। वैसे इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। जिसकी इस्तात नहीं है वो कुर्बानी ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, हम उस हवाले से कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। वो तो हमें भी मालूम है कि अगर इस्तात है तो फिर फर्ज है, वरना कोई ऐसी बात नहीं। हम तो इज्जत गैरत से अपनी नमक मिर्च खा के तो बड़े खुश हैं, मगर जब हम सेल्फियां खींच चुके, वो भी देसी बकरों के साथ। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है। बकरे मेरे और सोशल मीडिया पे तस्वीरें खींच के आप डालें। तो आपने कौन सा बकरों को नकाब करवाया हुआ था? ऐसे कौन से बापर्दा आपने बकरे भेज दिए थे? अगर सेल्फी खींच के उनके साथ हमने डाल दी तो इसमें कौन सी बुराई है? वैसे लतीफी साहब, आप टिक्कियों को तो छोड़ें, ये देखें कि आपने तस्वीरें बनाई एक ही फ्रेम में, बकरा और नवाब, कितनी बुरी बात है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बकरा जो है वो ईद के दिन में सबसे इज्जत वाला इंसान होता है। मेरा मतलब है सबसे इज्जतदार होता है। नवाब साहब, लोग हुमायूं सईद के साथ तस्वीरें बनाते हैं, लोग नुमान अजाज के साथ तस्वीरें बनवाते हैं, आप बकरों से तस्वीरें बनवाए जा रहे हैं। भाई वो भी कोई बकरों से कम नहीं है। हम असली बकरों के साथ अगर बना रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? हाँ भाई, बकरों के साथ ईद उल अज़हा पे सेल्फी बनवाना कोई जुर्म नहीं है। और चुगताई साहब, आपका भी फर्ज था कि अगर उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो आपको गोश्त उनके घर भेजना चाहिए था। और फरीद भाई गोश्त भेजा है, कहते जी पूरी रान भेजें। भाई आपके 3 बकरे और हमने 6 दिन संभाले, हमारी रान ही बनती है। कौन सी रान बनती है? अब्बू 1000 रुपया डेली देते थे आपको। 1000 रुपए का तो वो दाना ही खा जाते थे। ये देखिए, ये भी तो सच है। मैं खुद दाल खरीद के बकरों के लिए आपके यहाँ दे के आया था। लतीफी साहब, अगर वो दाल खरीद कर आपके यहाँ देकर आ रहे हैं तो फिर 1000 रुपए आप क्यों ले रहे थे? वो गलती से आपकी भावज ने करेलों में डाल दी थी। इनको मालूम नहीं था कि ये बकरों के लिए दे के गए हैं। 2 किलो दाल करेलों में डाल दी। 2 किलो कब थी? 1 किलो थी, इतनी सी। अगर 2 किलो भी थी तो आधी आपकी तरफ भी तो भेजी थी। वो बकरों की दाल थी जो आपने भेजी थी। और क्या बट साहब इंसानों वाली दाल खाते हैं? वैसे फरीद मियां, कोई ये गोश्त वोश्त का भी ऐसा हमें कोई दुख नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। वो उनका ज़र्फ है, वो हमारे साथ हमारा ज़र्फ है। हम नहीं ऐसी चीज़ों को बादर करते, ना ही हम अल्लाह के फजल से बकरों को इस तरह देखते हैं कि इनमें से गोश्त हमारी तरफ आएगा। असल बात यह है कि ईद वाले दिन इस शख्स ने इतना भी गवारा नहीं किया कि ये सारे मोहल्ले के लोग आपके सामने बैठे हुए, आप किसी से भी पूछिए
किसी से भी ये ईद मिले? कभी नहीं। असल दुख आपको इस बात का है। वैसे लतीफी साहब ये बात ना करें, मेरे से तो वो ईद मिले। तुम्हारे साथ तो इसलिए मिलते हैं कि उन्होंने तुम्हारा बिल देना होता है। ओहो, बिल भी इनका कभी रुका नहीं है, टाइम पर देते हैं बिल। अरे रहने दीजिए, ये दुकानदार लोग तो वैसे ही अमीर लोगों का साथ देते हैं। आप देखिए, जब भी हम प्रोग्राम में आते हैं, ये अलहदा उनके साथ ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। नहीं फरीद साहब, यकीन करिएगा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, अलीम डार साहब अंपायर की तरह। मैं किसी तरफ डंडी नहीं मारता, जो बात होती है मैं आपको बताता हूँ। बस कर दो बाबर, जब ये चुगताई फैमिली आपके पास खड़ी होती है ना तो आप किसी और की तरफ देखते भी नहीं। क्या कह रही हो मुकद्दस? व्हाट्सएप हल्दी लेने गई थी बाबर भाई से, जब वो लोग इनके पास खड़े होते हैं तो ये किसी की तरफ देखते ही नहीं है। मैं कितनी देर वहां खड़ी रही हूँ। चाची जी, हमने 10,000 रुपए की चीजें लेनी है, आपने 20 रुपए की हल्दी लेनी है, वो कैसे देखें आप? आपने 10,000 की क्या कब्र की मिट्टी खरीदनी थी? अबे वो अदब से बात करता है कि नहीं तू? कमर की मट्टी पे अबू नहीं। अगर ये हमारे मोहल्लेदारों के लिए इस तरह की तस्वीर का गुफ्तगू करेगा तो हम बोलेंगे। कबर की मट्टी, मैं याद करवा दूंगा कबर की मट्टी तुम्हें। यार तहम्मुल से चुगताई साहब, आराम अब से। देखिए आप क्या कर रहे हैं फरीद मियां। टीवी साहब आराम से। बैठ जाओ चुगताई। ये आपके कंट्रोल में ही नहीं हो रहा। अच्छा चले, मैं चुगताई साहब थोड़ा गुस्से पे काबू रखें, इतना गुस्से में नहीं आते। सेहत के लिए गुस्सा अच्छा नहीं है। पहले ही आपको ब्लड प्रेशर है, ऊपर से हार्ट का भी मसला है, आप क्यों ऊंची बोलते हैं? उनका इतना सा दिल है, आप बैठे ना। लतीफी साहब तशरीफ रखिए आप। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक मोहल्ले के अंदर लोग रह रहे हैं तो उनको आपस में मिलना चाहिए। जी हाँ, जी ईद हाँ। तो मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी हुई थी, तुम घर नहीं आ सकते थे? फिर आपने कहना था कि ईद लेने आ गए हैं। अगर किसी को ईद देनी हो तो उसके घर जाके देते हैं। ये बात कोई आप खुद आए तो उसको अगर ईद दी जाए तो वो बुरा लगता है। चुगताई साहब, ईद उल अजहा के मौके पर जो मोहल्लेदार होते हैं उनका हक होता है। आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपने अगर कुर्बानियां की हैं तो मोहल्लेदारों को उसमें शामिल कीजिए। ये देखो, पढ़े लिखे आदमी है, वो कोई झूठ कह रही है। अब जाते ही भेजना रान हमारी तरफ। लतीफी साहब, आप भी कुछ ज्यादती थोड़ी सी कर रहे हैं। कुर्बानी के गोश्त में कोई फरमाइश नहीं होती है। अगर उन्होंने कुर्बानी की है तो उनकी मर्जी, वो जो भी आपकी तरफ भेजें आप उसे बखुशी कबूल कीजिए। आप इनको नहीं जानते, इन्होंने आधा पाव गोश्त और आधा किलो चर्बी बेच देनी है। तो अच्छा है ना, आप शनवारी कढ़ाई बना लें। बाबर मियां वो दूसरे नवाब ऑफ दक्कन हैं, उनको कीमे वाले कबाब बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये वो नवाब है, इनके बड़े ताजमहल के बाहर शापर वाले बड़े बड़े गुब्बारे बेचते हैं। मजाक कर रहे हैं। अबे ओ चंपैंजी के बच्चे, चंपैंजी किसे कहते हैं? देखिए किसे कहते हैं चंपैंजी? किसे कहते हैं? फिर उठे आपकी तो छोटी छोटी टांगे आप फौरन उठ जाते हैं, हमें दिक्कत होती है। तामुल रखिए लतीफी साहब। चुगताई साहब, लड़ना झगड़ना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो और क्या? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप भी हमारे साथ रहिएगा। जितना कारोबार का खिलारा है, जितनी टेंशन होती है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर तुम्हें करनी पड़े ना, तुम भी ना एक जगह टिक के बैठो। करते क्या हो तुम? दुनिया इतनी मशीनी हो गई हुई है, हल्ले भी सुई था कि नलका आज करन लिया उसने। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक खबर के मुताबिक फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री भी FBI के रडार पर आ गई है। आज इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मशहूर फैशन डिजाइनर ZVS। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ZVS के साथ तशरीफ रखते हैं एक गली मोहल्ले में टेलरिंग की दुकान करने वाले मास्टर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जरा प्लीज इनका ये सोफा खींच के ना तो उधर कर दे। क्यों? ये देखे ना जरा, ये है कोई स्टैंडर्ड बैठने की, कोई है तमीज इनको? ZVS आज बहुत नाराज से नजर आ रहे हो, वजह क्या है? मैंने तो ये फील किया है फरीद के जितने मर्जी क्रिएटिव हो जाओ, जितनी मर्जी इनोवेशन ले आओ, कोई फायदा नहीं। क्यों? बस भुखियां दा बोल के।
जो 4 पैसे कमाने लग जाए सारे महकमे उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाईजान किस बात की टेंशन है? ये जितने दर्जी बैठे हुए हैं, कभी किसी ने उनसे पूछा है क्या कमाते हो, कितना टैक्स देते हो? ये मास्टर साहब पास बैठे हो, जरा पूछे इनसे। कभी इनसे किसी ने आके पूछे? भाई सारा टैक्स मैं नहीं देने, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या उधर खाने के लिए बैठे हुए, ये कमाने के लिए बैठे हुए? जनाब हमको किसने पूछना है? हम तो लेते हैं 800 1000 सिलाई के लेते हैं सूट की। ये तो 5-5 लाख रुपए लेते हैं एक सूट का। एक सूट हम जितनी देर में बनाते हैं ना, आप उतनी देर में 3 दर्जन सूट बना लेते हैं। हमने काम करना तो मेहनत करनी होती है। और वैसे भी आपका लगता क्या है इतना सा बुकरम, एक नल की धागे की, और क्या लगता है आपका? बटन ले आते हो वो भी जाकर लंडे से। सीरियस ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे चलो मास्टर साहब का अगर इतना सा बुकरम लगता है, लेकिन तुम कमाते भी तो इतने पैसे हो, टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये भी तो देखो ना कॉस्ट कितनी है। सिर्फ यही ना देखते जाओ 5 लाख का सूट है, ये भी तो देखो 5 लाख में लगा कितना है, बचे मुझे कितने हैं। तो कितना लगा भाई? आप कौन सा उसमें कोहिनूर का हीरा लगा देते हैं? इंपोर्टेड कपड़े से सूट बना के देता हूँ, और ऊपर जो नग लगे होते हैं ना वो कोहिनूर से कम भी नहीं होते। और तू मेरे मलेशिया के सूट सुहा के सिक्योरिटी ले आके दे ही जाते। जीवियस, जिस इंपोर्टेड कपड़े की तुम बात कर रहे हो ना, वो स्मगल शुदा कपड़ा है। वो सस्ता कपड़ा खरीदते हो, लोगों को महंगे दामों बेचते हो, लाखों रुपए के सूट बनाते हो, लोगों से सेल्स टैक्स लेते हो, लेकिन एफबीआर में वो सेल्स टैक्स जमा नहीं कराते, और सोने पे सुहागा जाली इनवॉइसेस भी बनाते हो। जीवियस, मानो इस बात को। वो अल्लाह मुझे माफ करे, स्मगलिंग शुदा कपड़ा इस्तेमाल करते हो। और चुको मेरा सोफा देखो। हाय चाचा बैठ जा, तो एडा सूफी। देखो फैरी मेरी बात सुन। हमें तो नहीं ना पता कौन करता है स्मगल कपड़ा। हमने तो जाके ये कह के लेना होता है ना कि हमें इंपोर्टेड कपड़ा दिखाएं। चूंकि वो अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हम लेके आ जाते हैं। चूंकि हमारा सूट का जो स्टैंडर्ड है वो वही होता है कि उसे इंपोर्टेड कपड़ा लगाया जाए। अब कोई स्मगल करता है तो पकड़े, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको पकड़ती? उसका भी मुद्दा हम पे तो ना डाल ले। लेकिन जीवियस, तुम सस्ता लेते हो, वो तुम्हें इंपोर्टेड कपड़ा कह के स्मगलिंग का कपड़ा बता के वो तुम्हें देते हैं, सस्ता देते हैं, वो तुम्हें सस्ता पड़ता है। एडा भी सस्ता नहीं होता। ए सूट जेड़ा उनमें तेरा सीन दिया ना, उनमें तेन देना तो नहीं। देखो, तुम खुद कह रहे हो कि तुम मुझे सूट दोगे, मुझे नहीं चाहिए, कोई सूट नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ। सूट नहीं चाहिए तो बदील भी हो गया ना। देखो मेरी बात सुनो फैरी, खुदा के वास्ते बात समझने की कोशिश करो। अगर सूट की कीमत देखोगे तो फिर तो लगेगा कि मुझे बहुत टैक्स देना चाहिए, मगर साथ मेरी कॉस्ट भी तो देखो ना प्लीज। फैरी, तुमने मेरी तरफ से बात करनी थी, तुम्हें चाहिए हमारी तरफ से आवाज उठाओ। तुम गवर्नमेंट के नुमाइंदे बन के बैठ गए हो यार। लेकिन जो बात गलत है वो तो गलत है ना यार। ये गलत बात के ऊपर तो आवाज उठानी चाहिए, और तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि तुम जो स्मगलिंग का कपड़ा इंपोर्टेड कपड़े के नाम पर ले लो, वो तुम ना लो, तुम टैक्स दो, जाली इनवॉइसिंग ना करो, तो फिर तुम भले पैसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमारी बात तुम्हें गलत नजर आ रही है, जिसमें तुम आवाज उठानी शुरू हो गए हो। आते ही मैंने तुम्हें कहा ये गलत बैठा है, फटे से बैठा है। उसको तो तुमने नहीं कहा कि सीधी होके बैठो। वो कम से कम टैक्स चोरी नहीं कर रहा, और उसके इस तरह से बैठने से मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा है। और ऊपर से इस तरह बैठने से तुम्हें पता कितना सुकून मिलता है? कितना? ऐसी शराबी आंखें ना बनाओ। और तुम तो टिक कर एक जगह बैठते नहीं, कभी ऐसे बैठते हो, कभी ऐसे बैठ जाते हो, कभी ऐसे बैठ जाते हो। जितना वक्त पड़ा हुआ है ना मुझे, अल्लाह ने दिया तो बैठ जाओ कहीं। जितना कारोबार का खिलारा है, जितनी टेंशन होती है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर तुम्हें करनी पड़े ना, तुम भी ना एक जगह टिक के बैठो। करते क्या हो तुम? दुनिया इतनी मशीनी हो गई हुई है, हल्ले भी सुई धागे नाल काज करन दिया होता है। जीवियस, आज भी हैंडमेड चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है दुनिया में। ये मुझे नाम नहीं आ रहा था, आपने लिया है हैंडमेड। बड़ी वैल्यू है इसकी। बड़ी वैल्यू है, इन्हें इत्थे ही रख लवो। मेरा खर्चा भी कोई कम नहीं है। 27-28 कप तो चाय के लग जाते हैं मेरे रोज के। ओए तू केड़ा चाय नोवो रेस्टोरेंट तो मंगा के पियाना है? उधर खोखे पे से चाय मंगा लेते हो। और देखी है मैंने तुम्हारी चाय, चाणक के मुंह के अंदर वो कागज की कुप्पी तो नहीं होती है, 5-5 रुपए का चाय का कप होता है। मेरे जो स्टैंडर्ड के गाहक मेरे पास आते हैं ना, उनको पीना कुलाडा पिलाना पड़ता है।
बिलू मार्गरेटा से कम को पीता नहीं है उधर। जीवीएस में जब भी आपकी शॉप पे आया हूँ आपने मुझे सत्तू ही पिलाए हैं। जैसा मुंह वैसी चपेड़। 4 एयर कंडीशन लगाने पड़ते हैं मुझे अपनी बुटीक पे, और दीवारों पे चारों तरफ शीशा लगा होता है। तेरी दुकान एक कंधा प्लस्तर ने कह दूजे ते काच विचोले वाए ने इना गंद पिया होता है, फटे थले सफाई नहीं करता, डरदा कि तेरे हाथ थले लावां ते सापी ना लड़ जावे। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਸੀਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। यार क्या कर रहे हो? अभी तो तुम बिल्कुल नफीस बनकर बैठे हुए थे और गुस्सा चढ़ा है तो लड़ाकू मासी बन गए। सर जी ये ऊपर से ही नफीस है, वड्डी ते कल्ला ही वेड़ा सुट लेंदा जी। फैरी तुम्हें क्या पता है 25-26 मुलाजिम है मेरी दुकान पे, अगर लड़ाको मासी ना बनूं तो कैसे उन्हें कंट्रोल करूं? 25-25 मुलाजिम, 4 एसी, शीशे की दुकानें। यार आमदन है तुम्हारी, काम है तो इतना खर्चा करते हो ना। और एक बात मैं बताऊं, पाकिस्तान की जो फैशन मार्केट है उसकी सालाना आमदन 248 अरब रुपए की है। यानी काम है तो जीवीएस इतना खर्चा कर रहा है ना, उस पर थोड़ा सा टैक्स दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ सारे मुल्क के टैक्स में कले नहीं देने, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵੋ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜੁਗਤ ਲੰਡੇ 'ਚ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ। Unbearable, I can't stay here। जीवीएस ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਨਾ ਵਾਜੇ। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टमाटर हो गए 200 रुपये किलो, तो कहते हैं जी मैं क्या ये तो 40 रुपये किलो है। कहते हैं तो टमाटर ते आ ही नहीं रहे, ये तो स्वाद के टमाटर है। मैं कह तू स्वाद के रहन दे, तू शेहू पुड़े दे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ीका और उससे गुफ्तगू करेंगे कि ईद कुर्बां के दिन कैसे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम फ़ीके। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अम्मा बीमार हुई है। अल्लाह से दे। अब को भी ताप चढ़ गया हुआ है, कहता था कि हम ओवर टाइम लगा लेते हैं। मैंने और अब्बे ने पूरा हफ्ता ओवर टाइम लगाया था फैक्ट्री में, तो मुझे कुछ ही नहीं हुआ, तो अब्बे को ताप चढ़ गया। यार उम्र का भी तकाजा होता है, क्या कर रहे हो? कहता था कि ईद वाले दिन हमने हांडी रोटी पकानी है ईद वाली, तो ओवर टाइम लगाया है। इधर क्या हो जाता है? खारिश हो रही है, खारिश मक्खी तो तुम्हें तंग कर फ़ीके, रही है। ईद पर कुर्बानी का गोश्त खाया? पहले टमाटर थे 40 रुपये किलो, तो ईद वाले दिन टमाटर हो गए 200 रुपये किलो। तो कहते हैं जी मैं क्या ये तो 40 रुपये किलो है। हाँ जी। कहते हैं तो टमाटर ते आ ही नहीं रहे, ये तो स्वाद के टमाटर है। मैं कह तू स्वाद के रहन दे, तू शेहू पुड़े दे। फिर ये बताओ गोश्त खाया या नहीं खाया? ऊपर से कहते हैं कि टमाटर ते लब दे ही नहीं पे, लोकी ले गए ने, तो तू किधर आ गया? मैं कहा जड़ी आया हुआ, मैं उमड़ा कड़न गया हूं। तो लड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर कह देना कि सस्ता कर लो तो आगे से बिस्ते काट देते हैं। हाँ जी आज ने नहीं ले जाते तो फिर हटीते क्यों आ जाना है। बिल्कुल। फ़ीके बताओ कहीं से गोश्त भी आया घर पे? गोश्त पकाया या नहीं पकाया? अब मैंने जो ओवर टाइम लगाया था ना, अब्बा कहता था कि बिरयानी पकाएंगे। तो अम्मा कहती है गोश्त आएगा तो पकेगी ना, तो कहता नहीं जो सीमा है ना मुर्गी वाला, वो कह रहा था कि मैंने दुकान खोलनी है, तो हम बड़े लड़ ले आएंगे। तो जब उधर पहुंचे तो वो कहता लो जी हुन 700 रुपये किलो। हाँ जी। मैं कहा ये तो तुमने दिए थे पहले
600 रुपये किलो हाँ। कहंदा ईद वाले दिन हट्टी खोलिए ते विच ईदी नहीं लानी तो ईद वाले दिन मुर्गी की दुकान कब खुलती है? ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਈਦੀ ਲਾੜਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਈਦੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਬੜਾ ਲੜ ਲਿਆ तो टमाटर और साथ अदरक भी पाओ जी चलो ओहो। तो इतनी महंगी चीजें हो गई हुई है तो अब्बा कहते हैं कि चलो ईद वाला दिन ने बड़े दिन हांडी च बोटी की होएगी ना मैं कहा तुसी पालो बोटी कमेटी ना पाना बोटी पालो तो 1 किलो बड़ैलड़ लाए थे हम अच्छा। पहले दिन गोश्त नहीं था ना आया कहीं से कहीं से भी गोश्त नहीं आया फिर? नहीं सर, तो नहीं। वो हाजी साहब जिनकी आप फैक्ट्री में काम करते हो उन्होंने भी नहीं दिया आपको? अब वो तो बड़ी दूर रहते हैं वो या बोल लेंगे इंसान है यार, क्या कर ये रहे वाला हो? ये वाला इंसान। तो ये जो साथ है अफसर के साथ बैठा हुआ जी अफसर के साथ बैठे। तो हाजी साहब तो रहते हैं बड़ी दूर तो हमारे जो मलक साहब है ना वो हमें गोश्त देते हैं हाँ जी। उन्होंने कुर्बानी तीसरे दिन करनी थी। नहीं दूसरे दिन की थी अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिके तुम आ जाना है सवेरे सवेरे पुत्र बकरे हलाल करने हैं तो साथ साथ सफाई करते रहना फर्ज। अच्छा। मैं कहा ठीक है आए कुर्बानी देखेंगे। हाँ। उन्होंने फिर वच्छा लाल किया था। अच्छा। हाँ साड़ी मैंने सामने खड़े होके कटवाई थी कुर्बानी। खुद कुर्बानी करवाई तुमने? हाँ कचाई ने के जमाल ने साड़ी सफाई भी साथ ओए जब गोश्त बनने लगा था ना हाँ। तो मैंने कसाईयों को गोश्त तो नहीं था चोरी होने दिया वो उन्होंने थैले में कपीट डाला मैंने डोला डाल दिया तो मैंने जाके अंदर मलिक साहब को कह दिया मैंने कहा उसने इतना बड़ा पीस डाल दिया अपने थैले में। मलिक साहब बड़े डांडी हैं वो आके कहते हैं पैसे लो नीचे गोश्त ले लो फिर ਉਹਨੇ ਅੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਮ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ लो जी लो। मलिक साहब तो बड़े खुश हुए होंगे। हाँ मैंने इतनी अच्छी उनकी कुर्बानी कढ़ाई थी उन्होंने फिर हमें एक पावा भी दिया था। पावा पकाया या उन्होंने फर्श सीधा किया? वो तुम पावा चौक लेना वो गाय का पावा था ना बच्चे का तो अम्मा ने वो भून लिया। अच्छा। अम्मा कह दिया इसका शोरबे वाला सालन पकाएंगे। अबे की तबीयत खराब है ना अबे को ताप चढ़ गया। मैं अबे को कहता रहूं मैंने कहा आप क्यों ओवर टाइम लगाते हो मैं लगा देता हूँ। कहता है नहीं दोवें प्यो पुत्र लावांगे बिरयानी पकावांगे पुत्र उन बेचारा खेस चो मुंह कट के सिर पुछ लेंदा बिरयानी खाधी बीमार हो गया बेचारा बड़ा बीमार हो गया। अल्लाह सेहत दवे तंदुरुस्ती दवे पाया हूं कदे बिरयानी दे च ना पा लेना और बिरयानी च नहीं शोरबे वाला सालन उसका बनता है ये उसका पावे का तो बिरयानी में तो हमने आधा किलो बिरयानी में डाल दिया बड़ैलड़ और आधा किलो हमने सालन में डाल लिया। तो मलिक साहब से जो गोश्त मिला उसका क्या किया फिर? वो दूसरे दिन फिर वो वाला भी गोश्त मिला थी हमें। अच्छा। इतना सारा उसका भी फिर दूसरे दिन हमने खाना बनाया थी और कुछ गोश्त सुखा के ना वो रख लिया कि बाद में जरूरत पड़े। हमने सारा तो नहीं था रखा। अच्छा। हमारी खाला जहाँ रहती है ना वहाँ कोई भी नहीं करता कुर्बानी। ओए होए। अच्छा। तो अम्मा कहती थी जा पुत्र
मलक साहब लो जेड़ा गोश्त आया है ना ये अद्धा विचो तो अपनी खाला नु दे आ मैं कह लो पहले ही अद्धा है तो होड़ अद्धा कर लो चंगी गल है ये स्वाब का काम है फीके। हाँ अम्मा भी यही कहती थी वो फिर मैं आधा गोश्त दे के आया खाला के घर मैं साइकिल बड़ी तेज चलाता हूँ अच्छा अम्मा कहती है इतनी दूर कितना जाएगा मैं क्या माँ हूँ नहीं गया तो हूँ नहीं आया तो अब्बू को मुझे दिखाया ना, मैं डॉक्टर भी हूँ। ये डॉक्टर है डॉक्टर है अपने अब्बू को दिखाओ ना मुझे, मैं डॉक्टर भी ये हूँ। अफसर नहीं है डॉक्टर है अफसर भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है ये। महकमे की जेड़ी गड्डी खराब होंदी ना डॉक्टर साहब ही सही कर दे। हाँ जी जी हाँ जी। वाह जी वाह ठीक है, इसका मतलब है ईद फिर अच्छी गुजर गई। और ईद ते अब्बा कहंदा साडे जो होते हैं माड़े बंदे उन्हां दी ईद ते होई रोना रोंदियां लंघ जांदी है कि बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारी कोशिश यही थी ईद वाले दिन कि ईद का ही माहौल महसूस करना है। लोग चूंकि घरों में भी ईद मना रहे हैं तो इसलिए ईद लगे। आपने देखा नहीं फरीद सियाना साहब ने ईद वाली कटिंग भी कराई है। ये कौन सी ईद वाली कटिंग, तो कोई नहीं है ये। जी जिया साहिबा, आज क्या है हस्बे डाक में आपके पास? जी सर, आज हस्बे डाक में पहला मैसेज हमें साहिवाल से मौसूल हुआ है और मैसेज किया है हमें आतिफ याकूब साहब ने। अच्छा जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैसेज में लिखा है जी, ईद शो देखकर बहुत मजा आया, खास तौर पर गौरी के बकरे ने जो छलांगे और टकरे लगाई हैं वो कमाल की थी। जिस तरह 80,000 से सीधे 1,80,000 पर ये पहुंचा है, कसम से मुझे तो ये बकरा डॉलर की नस्ल का लगता है। और कहते हैं हस्बे हाल टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। असल में गौरी जो है ना ये अपनी बेवकूफियों की वजह से अपना बकरा महंगा करा बैठा है क्योंकि मासूम आदमी है और बकरा मासूम बंदे के काबू नहीं आता। हाँ जी, बकरा बड़ा चालाक होता है, उसने शक्ल से देख लिया कि मासूम बंदा उन्हें टकरो टकरी हो गया फिर मारे हो गोगे नु टक्कर। गोगे ने अगो आप बकरा बन के हो जी टक्कर मारनी है कि क्या बात। यानी पत्थर का जवाब ईंट के साथ। नहीं जी नहीं, बकरे का जवाब वेड़े के साथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया हयूर, आपने शो पसंद किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारी कोशिश यही थी ईद वाले दिन कि ईद का ही माहौल महसूस करना है। लोग चूंकि घरों में भी ईद मना रहे हैं तो इसलिए ईद लगे। आपने देखा नहीं फरीद सियाना साहब ने ईद वाली कटिंग भी कराई है। ये कौन सी ईद वाली कटिंग, तो कोई नहीं है ये। यार ईद वाली कटिंग जो होती है उसमें बंदा मजीद बच्चा बच्चा लगता है। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है शहजाद खालिद साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, ईद पर कसाब को काले कर कर के ख्वार हो गए लेकिन वो नहीं आया। बाले कसाई का नंबर शेयर कर दें प्लीज। अगर आइंदा साल जरूरत पड़ी तो हम भी ऑनलाइन कुर्बानी वाली सहूलत से फायदा उठाना चाहते हैं। बहुत अच्छे। यानी इनका मतलब ये है कि अब मैं अगली जिंदगी बाला कसाई बन के ही गुजारूं। अजीजी, इन्होंने सबक कोई नहीं सीखा। ऑनलाइन कुर्बानी के जो फ्लॉप होने का बताया बाला कसाई ने, वो सबक नहीं सीखा वैसे इन्होंने। हाँ, ये फ्रॉड होते हैं सारे। इस तरह मेरा ख्याल है कि कसाई अपना काम नहीं कर सकता। हाँ, ऑनलाइन कुर्बानी जो हो रही होती है और उस पे पैसे जमा करा के वो गोश्त भी फिर बांटते हैं, वो तो चलो किसी हद तक समझ आती है। कसाई केड़ा ऑनलाइन। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है हसनैन अरशद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैसेज में लिखा है अजीजी साहब, आपने और फरीद साहब ने प्रोग्राम में कहा है कि मुल्क से बाहर जाने की बजाय 10-15 लाख रुपए में यहीं पर कारोबार कर लेना चाहिए, लेकिन मौजूदा मुल्की हालात देखकर जरा बताएं भला इतने पैसों में कौन सा कारोबार किया जा सकता है। अच्छा, वैसे एक बात बड़ी आम है, हमने जो बात की थी जी सर। वो उस कश्ती डूबने के तनाजुर में बात हुई थी जिसमें लोग
22 से 30 लाख रुपए दे के बैरून मुल्क और गैर कानूनी तरीके से जो है वो जाने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल। अजीजी ने यह बताया उसके अंदर कि भाई इलीगल या गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल भी आप ना जाएं, हाँ जी। आप कानूनी तरीका इख्तियार करें। और मेरा उस पर यह मौक़िफ़ था कि आप अगर 25 या 30 लाख रुपए आप दे रहे हैं, आप मशक्क़त कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बजाय इस गैर कानूनी तरीके से अपनी जान को खतरे में डालने के बजाय भाई उतने पैसों में कोई कारोबार छोटा मोटा हो तो वो शुरू किया जा सकता है। हाँ जी, ये तो बड़ी ही मेरा ख्याल है दोस्त ने अजीब बात सवाल कर लिया है। जी। इनको पता होना चाहिए हमारे भाई को कि यहाँ पे बहुत से ऐसे कारोबार हैं। इन्होंने 10-15 लाख लिखा है, हमने कहा था कि जितने पैसे दे के गए हैं उतने में वो 25-30 लाख था। बहरहाल 10-15 लाख में भी इधर बड़ा अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे हुए, जी बिल्कुल सर, ये ठेले वगैरह लगा के बैठे हुए बिल्कुल। हैं। देखो मैंने बाहर अपने दोस्त को, मेरे एक दोस्त है, मैंने उसका देखा कि उसने पता नहीं संडे मार्केट या क्या उधर एक लगी हुई थी, उसमें उसने एक ठेला लगाया हुआ था और वो बेहतरीन पैसे कमा के इधर आता है जी। तो मसला ये है कि मेरे नजदीक तो ठेला लगाना हो या बेशक कहीं जमीन पे बैठ के कोई चीज कोई बेच रहा है, मेरे लिए वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी। हाँ जी। इसमें हमें तज़हीक नहीं महसूस करनी बिल्कुल। चाहिए। हम जब मेहनत कर रहे हैं तो वो किसी सतह पे भी कर रहे हैं, वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं आप। बिल्कुल। जब आप अपनी हाथ से अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो वो ठेला लगाया हुआ है आपने, या आपने कोई स्टॉल लगाया हुआ है या छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो वो इंतहाई बावकार है। वो अल्लाह के नजदीक भी और कौम के नजदीक भी होना हाँ चाहिए। जी। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं पड़ रहा। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर के ममालिक में भाई सारे उधर जाके तो बिजनेसमैन नहीं है ना, ये सारे उधर जाके तो मुलाजमत नहीं ले लेते, वहां पे कैब भी चलाई जाती है, सारा कुछ होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे मुल्क के अंदर कैब चलाना अब एक अच्छा काम समझा जाता है। बड़े पढ़े लिखे लोग भी कैब यहाँ चला रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? भाई कोई भी अगर मेहनत कर रहा है, किसी तरह की भी मेहनत कर रहा है ईमानदारी के साथ, तो वो बेहतरीन काम है। अजीजी एक चीज बड़ी अहम है जो यहाँ पे मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि कम से कम ये उससे तो बेहतर है कि जहाँ पे आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जिंदा सलामत जहाँ जाना चाह रहे हैं वहां पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी सर, ये अगला मैसेज खास तौर पर फरीद साहब के लिए है और मैसेज किया है आसिफ तौसीफ ने नारोवाल से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब। कहते हैं लगता है आपको शायरी पसंद नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी आपको हस्बे हाल में शेर पढ़ते हुए नहीं देखा, वरना तो आप अजीजी को अब तक शेरी मुकाबले का चैलेंज दे चुके होते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है आसिफ साहब, अशार से बिल्कुल दिलचस्पी है सारी चीजें, लेकिन बहरहाल चले अजीजी के साथ रख लेंगे किसी दिन बैतबाजी का मुकाबला। हाँ, वो असल में हम किया करते हैं, हमारे शो का एक सेगमेंट है। और मैं भी यहाँ बताता चलूँ कि फरीद साहब तो गुफ्तगू करते हुए हर टॉपिक के अंदर शेर फिट करते हैं, आम लाइफ में भी माशाल्लाह लिटरेरी आदमी है। हाँ जी। और मेरी जो शायरी होती है वो डॉक्टर ताहिर शहीर जो हमारे हस्बे हाल के शायर हैं उनकी होती है, तो उनको कहती है कि कह दिन फिर रख लो मैदान। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसके अच्छे काम याद करो। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।